तकरीबन आधी रात का समय था। वृष्टि के कमरे में नाइट बल्ब की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। सामने रखे सोफे पर मल्हार सोया था। अचानक करवट बदलते ही उसकी आंख खुली और उसे तुरंत याद आया कि वह अस्पताल में है। वह फौरन उठ बैठा और उसकी नजर बेड पर लेटी वृष्टि पर पड़ी। वृष्टि वृष्टि की आंखें खुली थीं। वह खामोशी से छत को देखे जा रही थी। उसे होश में देख मल्हार हड़बड़ाकर उसके पास आया। तुम कब जागी? मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वह बेड के किनारे बैठ गया और गहरी चिंता से उसे देखने लगा। अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? उसने तुरंत स्फैग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप उठाकर उसका बीपी चेक किया। इस दौरान वृष्टि ने छत से नजरें हटाकर मल्हार की तरफ देखा। उसकी खामोश बुझी आंखों से आंसू लुढ़ककर कनपटी तक पहुंच गए। यह देख मल्हार ने सामान साइड टेबल पर रख दिया और पहले उसके आंसू पोंछे। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वृष्टि के भीतर दर्द का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे नहीं रोते वृष्टि, अब सब ठीक हो चुका है। उसने वृष्टि के सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाया। मल्हार का अपंत्व से भरा स्पर्श पर कर वृष्टि का रोना थमा नहीं बल्कि झरने की तरह फूट पड़ा। मल्हार का दिल उसकी हालत देखकर पिघल गया। हर बार की तरह आज भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वृष्टि को कैसे शांत करे। वो बेबस हो उसे देखने लगा। बस शांत हो जाओ वृष्टि, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मल्हार की बात सुनकर वृष्टि ने सिर उठाया। उसकी भीगी आंखें मल्हार पर टिकीं। मल्हार ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाकर उसे भरोसा दिलाया। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन चेहरे का भय कुछ कम हुआ। दर्द मगर वो कैसे कम होता? वो लोग बहुत बुरे थे मल्हार जी। उन्होंने मुझे गंदी। वृष्टि की आवाज टूट गई। वह अपनी पीड़ा को पूरी तरह कह नहीं पा रही थी। मल्हार उसकी बात समझ गया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, मुझे सब पता चल चुका है वृष्टि। तुम्हें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। नहीं, आप समझ नहीं रहे। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, बहुत ज्यादा। वो जीजा जी मुझे परेशान कर रहे थे। वृष्टि बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। शरीर में पहुंचा जहर तो बेअसर हो चुका था, पर दिल में भर चुका जहर वो अभी भी मौजूद था। शश, चुप हो जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है वृष्टि, मुझे सब पता चल चुका है। इस हालत में वो रो रही थी। एक बेहद नकारात्मक निर्णय को अंजाम देने के बाद अब उसने लिए इतना ज्यादा रोना सही नहीं है। मन मल्हार का भी भीग रहा था, पर कमजोर के आगे और अधिक कमजोर होकर उसका साथ देकर हम उसे कमजोर ही करते हैं। मल्हार ने पहले कमरे की लाइट ऑन की और वृष्टि को उठाकर बैठाया और खुद वापस उसके पास बेड के किनारे आकर बैठ गया। उठकर बैठो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मल्हार ने उसे उठाकर बैठाया और उसके आंसुओं को पोंछ दिया। अब बिल्कुल नहीं रोओगी, ठीक है? मैं वैसे भी तुमसे बहुत नाराज हूं, तुम मेरी नाराजगी और बढ़ाओ मत। रोती हुई वृष्टि अचानक से ही मल्हार को नसमझी से देखने लगी और उसकी निगाहों में उठे सवाल को समझ मल्हार आगे बोला, तुम उस वक्त घर से भागी क्यों नहीं? घर से वृष्टि, उन सब से घेर लिया था मुझे। बाहर के गेट पर भी ताला लगा दिया था ताकि मैं घर से बाहर न निकल जाऊं, वृष्टि ने बताया। और फोन? वो तो सार्थक भैया के पास ही है। वृष्टि उसे देखने लगी। और तुम्हारे सार्थक भैया इस वक्त जेल में हैं।
इस वक्त कोई भी नहीं है जो उनकी जमानत करवा सके, मल्हार ने बताया तो वृष्टि असमंजस से उसे देखने लगी। क्या सभी जेल में है? वृष्टि ने पूछा। हूँ, सब, तुम्हारी मामी और बहन भी। प्रियांशी को छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रेग्नेंट थी, वरना हम लोग तो उसे भी नहीं जाने देते, मल्हार ने सख्त लहजे से कहा। बेहद घटिया लोग निकले सभी। वृष्टि, मुझे पता नहीं था वो लोग इतनी गंदी और घटिया हरकतों पर उतर आएंगे। मुझे भी अंदाज भी था कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। वृष्टि फिर से रोने लगी थी, पर मल्हार ने उसे उसी पल टोक दिया। फिर से नहीं वृष्टि। वृष्टि ने अपने आंसू साफ के लिए। वृष्टि, अब तुम्हें एक वादा करना होगा। हर ने उसके आगे अपनी हथेली फैला दी। क्या? वृष्टि ने पूछा। उन लोगों पर केस करोगी और उनके खिलाफ गवाही भी दोगी? मल्हार ने कहा तो वृष्टि उसे देखने लगी। एक दर्द सा उसके चेहरे पर उभर आया। मल्हार समझ रहा था उसके मन की हालत को। देखो वृष्टि, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर याद रखना कि वो तुम्हारे साथ क्या दरिंदगी कर रहे थे और तुम्हारे साथ क्या करने जा रहे थे, और ये तुम्हें करना होगा, वरना उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी। और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सबक सीखना बहुत जरूरी होता है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, क्योंकि फिर और कोई लड़की तुम्हारी तरह भुगते न उसे परेशान करने वालों को पता रहे कि अंजाम क्या होगा। करोगी न तुम ऐसा? मल्हार की हथेली अभी भी उसके आगे थी। वृष्टि ने उसे देखा और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मल्हार की आंखों में सुकून सा उतर आया। सुबह होते ही पुलिस और तुम्हारे वकील अंकल दोनों आ जाएंगे और सबसे पहले तुम्हारा बयान होगा। तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा वृष्टि। उनके लिए कोई रियायत नहीं बिक्षनी। पर मैं अकेली कैसे? वृष्टि घबरा गई सुनकर। कहाँ हो अकेली? बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। और वो वकील अंकल, वो भी तो है, उन्होंने बहुत मजबूत केस बनाया है वृष्टि उन सबके खिलाफ। उन्होंने सिर्फ तुम्हें टॉर्चर ही नहीं किया बल्कि धोखा भी दिया है। वो तुम्हारे रहमो करम पर पल रहे थे वृष्टि, तुम नहीं। वहां जो कुछ भी था सब तुम्हारा दिया हुआ था। तुम्हें रखने की एवज में उनकी बहुत कुछ मिल रहा था, जिसके बदले उन्हें तुम्हारा संरक्षक बनाना था, तुम्हारी हिफाजत करनी थी, तुम्हें पालना था। और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? बताते हुए मल्हार के चेहरे पर सख्ती के साथ गुस्से के भाव आ गए। अब खुद को कमजोर नहीं, मजबूत बनाई वृष्टि। अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत समझो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत मजबूत बनाकर गए थे, हर तरह से। अब वक्त आ गया है तुम उनको मजबूत बनकर दिखाओ। तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट ने मुझे बहुत डरा दिया था वृष्टि। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मल्हार वृष्टि के सामने बैठा था, कहते वक्त उसके चेहरे पर वृष्टि के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। तो बताइए, मैं क्या करती? यह न करती तो जो वो लोग कह रहे थे वही सुनती रहती? वृष्टि ने मल्हार से पूछा। मल्हार ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, वे सारी बातें गलत थीं, पर अपने जीवन से खिलवाड़ करना यह बिल्कुल गलत था। वृष्टि घुटनों पर सिर टिकाए रुकी रही। अगर बात सिर्फ मारपीट तक रहती तो सह लेती, मारकर खत्म कर देते तब भी मैं कुछ कह न पाती, पर वो लोग, उनकी हरकत इज्जत पर। वृष्टि फिर से रुक गई। एक लड़की के लिए सहना भी कहना भी दोनों ही मुश्किल होते हैं। यह दुनिया का सबसे घटिया तरीका है किसी लड़की को नीचा दिखाने का। उसके चरित्र पर उंगली उठाओ, झूठे इल्जाम लगाओ, किसी गैरमर्द का नाम लेकर अफवाह फैलाओ या सीधे उसकी इज्जत पर वार करो।
और जानकर मेरी रूह कांप गई जब पता चला कि उन तीनों औरतों ने भी वीरेंद्र का साथ दिया था। मल्हार की आवाज में परेशानी और नफरत दोनों दिख रही थीं। पहले मुझको यकीन नहीं हुआ कि औरतें भी इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। अपने जैसे ही वजूद में साथ कोई कैसे इतनी गलत हरकत करने की शह दे सकता है। और तभी दिमाग में वही पुरानी कहावत आई, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन। उस यथार्थ ने मुझे झकझोर दिया। और ऐसी करतूतों का फायदा उठाते हैं वीरेंद्र जैसे लोग। वृष्टि चुपचाप मल्हार की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ नहीं बोली। तुम्हें वो पॉइजन कहाँ से मिला? मल्हार ने पूछा। फ्रिज के कवर की पॉकेट में रखा था। मैंने चुपचाप उठा लिया और खा लिया। वृष्टि का स्वर भर आया। मल्हार मौन हो गया। वृष्टि के आंसू फिर से बहने लगे थे। मल्हार ने बेहद खामोशी से अपनी उंगलियों की पोर से उनको साफ कर दिया। तुमने सच में बहुत कुछ सहा है वृष्टि, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद ये वक्त भी न आने देता और ओट नहीं क्या ही कर जाता। वृष्टि ने मल्हार को देखा और गर्दन झुका ली। उसके बाल जो अब पूरी तरह से बिखर चुके थे, अब उसे परेशान कर रहे थे और हवा से उड़कर यहाँ वहाँ ही चेहरे पर आ रहे थे। वृष्टि के पीछे करने के बावजूद भी उसने वृष्टि के ऊपर कंबल ठीक करके उड़ा दिया, लाइट ऑफ की और खुद अपनी जगह पर लेट गया। कुछ ही पलों में मल्हार व्लाद गहरी नींद में जा चुका था। पर वृष्टि की आंखें खुली रहीं, निगाहें मल्हार पर जमी हुई थीं। इन दिनों में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। यह बदलाव किस तरह उसके भविष्य को आकार देगा, यह सोचते ही वृष्टि के भीतर एक घबराहट सी बैठ गई। क्या वह उसी घर में अकेली रहेगी जहां उसने जिंदगी का सबसे बुरा दौर गुजारा था? यह ख्याल उसे डराता था। उसने आंखें बंद कर लीं। लंबी जद्दोजहद के बाद थके हारे उसे नींद आ ही गई। सुबह हुई। वृष्टि हल्की सी हलचल और आवाजों से जागी। उसकी बगल में सिस्टर पॉल खड़ी थी, ड्रिप बदल रही थी और साथ में एक वार्ड बॉय कुछ सामान लिए खड़ा था। वृष्टि ने आंखें खोली। सिस्टर पॉल मुस्कुराकर बोली, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वृष्टि ने उन्हें कुछ पल देखा और हल्की मुस्कान दी। बहुत प्यारी स्माइल है तुम्हारी, सिस्टर पॉल ने तारीफ की। वृष्टि की पलकें शर्म से भारी हो गईं। उसने नजरें घुमाकर सोफे की ओर देखी, वहां कोई नहीं था। उसकी मुस्कान कुछ फीकी पड़ गई और वह दूसरी तरह देखने लगी। सिस्टर पॉल उसकी नजर की तलाश समझ गईं और कहा, डॉक्टर वशिष्ठ घर गए हैं। ड्यूटी शुरू होने तक वे तैयार होकर आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने मुझे तुम्हारा खास ध्यान रखने को कहा है। सिस्टर पॉल ने प्यार से वृष्टि के सिर पर हाथ फेरा। उनका व्यवहार बहुत अपनेपन से भरा था, जिस पर उनकी उम्र का असर था। सिस्टर पॉल की मदद से वृष्टि धीरे धीरे बैठ गई। डॉक्टरों के चेकअप और बयान के बीच कैलाश रघुवंशी जी पहले ही आ चुके थे। वे पास आकर चेयर खींचकर बैठे और वृष्टि का हालचाल पूछते हुए उसे जरूरी बातें बताने लगे, जो आज पहली बार वृष्टि सुन रही थी और समझ रही थी कि असल में उसकी क्या पोजीशन है। कैलाश रघुवंशी भी आज पहली बार वृष्टि से आराम से खुलकर बात कर रहे थे, वरना पहलवी लोग वृष्टि को उनके पास ज्यादा बैठने ही नहीं देते थे। तो क्या मैं अपने इलाज और पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकती हूँ? वृष्टि आंखों में आश्चर्य लिए पूछी। अपनी संपत्ति के बारे में जानकर वह आश्चर्य में थी। तो क्या मैं अपने इलाज और पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकती हूँ? वृष्टि आंखों में आश्चर्य लिए पूछी। अपनी संपत्ति के बारे में जानकर वह आश्चर्य में थी। हाँ बेटा, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम्हारी माँ अंजलि जी ने बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए वसीयत बनाई थी, पर वे लोग इसमें भी बेईमानी कर गए।
खैर, बस यही कहूंगा कि उन सब को माफ मत करना, वरना यह गलत संदेश जाएगा और लोग ऐसे अपराधों से पीछे नहीं हटेंगे, उनका हौसला और बढ़ जाएगा। कैलाश धीरे से समझा रहे थे, पर वृष्टि के दिल में पिछले हादसे की कड़वाहट बैठ चुकी थी, जिसने उसे और कठोर कर दिया था। वो उनकी बातों से सहमत थी। वृष्टि का चेकअप पूरा हो चुका था और अब उसका बयान हो रहा था। कमरे में थाना इंचार्ज के साथ महिला अधिकारी और महिला कांस्टेबल भी मौजूद थीं। अब जाकर वृष्टि को समझ आया कि मल्हार और वकील अंकल उसे बार बार क्यों समझा रहे थे। जिन लोगों के साथ उसने अब तक का जीवन बिताया था, भले ही वे गलत थे, क्रूर थे, फिर भी वे कहीं न कहीं उसके अपने थे। उनके साथ उसने जीवन के हर मौसम को जिया था। अच्छे पल न के बराबर और बुरे पल ज्यादा मिले, फिर भी उसका दिल उनके खिलाफ बोलने से कतराता रहा। लेकिन मल्हार की एक ही बात उसके मन में गूंजती रही, कुछ समझ न आए, उलझन हो तो भी बस सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं। कांपते हुए मन से वृष्टि ने सब कुछ बता दिया, जो उसके साथ कल हुआ था और वीरेंद्र ने जो किया था। उसने बिना रुके पूरी घटना बयान कर दी। उसके बाद उन सब की जमानत के रास्ते लगभग बंद हो गए। सिर्फ किशोर और प्रियांशी को छोड़ा गया, वो भी उसकी हालत को देखकर, वरना केस उन दोनों पर भी बनता। बाकी की कानूनी लड़ाई कैलाश रघुवंशी जी ने संभाल ली। उन्होंने धोखाधड़ी और कई धाराएं लगवा दीं। अब उन लोगों को जायदाद से एक कौड़ी भी मिलने वाली नहीं थी। बयान खत्म होने के बाद सबके जाते ही मल्हार कमरे में आया। उसके साथ नलिनी जी भी थीं। वृष्टि उन्हें देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। नलिनी जी ने उसे सीने से लगाया और प्यार से चुप करवाने लगी। चुप हो जा बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। बचपन से जिन बेईमान लोगों की ज्यादती झेली है, अब उन्हें सबक मिलना ही चाहिए। उन्होंने तेरे हिस्से का सुख भोगा और बदले में सिर्फ दुख दिए। अब अपनी आत्मा पर बोझ मत डाल। मल्हार उसे रोते देख दुखी तो था, मगर कहीं न कहीं संतोष भी था। सच कहें तो उसे यकीन ही नहीं था कि वृष्टि हिम्मत जुटा पाएगी। बयान के दौरान वह खुद भी बेचैन रहा था। वेल डन वृष्टि, उसने नर्म आवाज में कहा। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। सबकी उम्मीद पूरी की है तुमने, वरना ये लोग छूट जाते। तुमने वकील अंकल का काम भी आसान कर दिया। वृष्टि ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ मल्हार की तरफ देखा, मगर वह अपने गिल्ट में डूबी हुई थी। उसे लगता था कि अगर वीरेंद्र ने वह दरिंदगी न की होती तो शायद वह चुप रहती। यह सोचकर वह और ज्यादा टूट गई और सिर झुकाकर फिर नलिनी जी के कंधे पर रो पड़ी। नलिनी जी ने मल्हार को देखा। बेटा तू जा, वृष्टि को मैं संभाल लूंगी। मल्हार ने धीरे से कहा, माँ अभी इसे कुछ खाने पीने को मत देना, अभी सिर्फ ड्रिप ही चलेगी। नलिनी जी घबरा गईं। तो क्या भूखी ही रहेगी ये? मल्हार ने शांत स्वर में समझाया, ड्रिप से सब पूरा हो जाता है माँ, भूख भी नहीं लगेगी। फिर उसने वृष्टि की ओर देखा, क्यों वृष्टि, खाने का मन नहीं है न? वृष्टि ने रोते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया। मल्हार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसकी। वो हैरानी से कुछ पल उसे देखा और फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने वृष्टि के सिर पर हाथ रखकर उसके बाल सहला दिए। थोड़ा और सब्र करो वृष्टि, धीरे धीरे खाना भी शुरू कर देंगे। पहले देखना होगा कि पेट में गया जहर पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं। वृष्टि ने बिना कुछ कहे मान लिया। मल्हार फिर मुस्कुराया, गुड गर्ल, उसने बच्चे को तरह वृष्टि के सिर को सहलाया था। ये सब देख और नलिनी जी भी उसके साथ मुस्कुरा दी। जाते जाते उसने वृष्टि की तरफ देखा और याद करते हुए कहा, माँ इसके बाल बना देना। वो चला गया।
नलिनी जी अब उससे बातें कर पता नहीं क्या क्या उसे समझाती रही और वृष्टि के एक सवाल पर वो उलझ गई। मैं कहाँ रहूंगी अब, कहते हुए उसके मासूम चेहरे को देख नलिनी जी के भी मन में दर्द सा महसूस होने लगा था। वो चाहती थी कि उसे हमेशा के लिए अपने पास रख ले, पर मल्हार, उन्होंने उसे आज भी कहा, पर आज भी उसने मना कर दिया, पर आज तरीका बहुत अलग था मना करने का। नलिनी जी चिंता में हो वृष्टि के बारे में। कल मल्हार का ओपीडी कैंसिल हो गया था, इसलिए आज मरीज दुगुने आ हुए थे। काफी देर हो गई थी मल्हार को मरीजों को देखते हुए, और ओपीडी खत्म होने के एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट केस आया। पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, तुरंत सर्जरी करनी थी। बच्चा होने की वजह से ध्वनि को भी सर्जरी में शामिल होना जरूरी था। मल्हार ने पहले उसे मैसेज करवाया, ओटी तैयार करो और बच्चे का ब्लड ग्रुप निकालो। पेरेंट्स से पूछो कि कोई बीमारी या एलर्जी तो नहीं। मल्हार ने तेजी से निर्देश दिए और प्रिपरेशन रूम की ओर बढ़ गया। वहां ध्वनि पहले से हाथ धो रही थी। मल्हार ने उसे देखा और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि ध्वनि उससे नाराज है, लेकिन क्यों और कितनी, इसका अंदाजा शायद खुद उसे भी नहीं था। वो खुद ही जाकर उसके नजदीक जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ धोने लगा। ध्वनि का रवैया ये रहा कि जैसे उसके नजदीक कोई खड़ा ही नहीं हो। उसके एक पल के लिए भी मल्हार की तरफ नहीं देखा, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर गई। मल्हार उसे देख रहा था, आखिर उसे मनाना तो था। मल्हार ने बेहद शांत और धीमी आवाज में उसका नाम लिया। ध्वनि, पर ध्वनि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यंत्रवत काम करती रही। उसने ड्रायर के आगे अपने हाथ किया और उन्हें सूखने लगी। अब मल्हार की बेहद गहरी नजरें उस पर जमी हुई थी। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि आज माँ हॉस्पिटल में आई है तो ध्वनि किसी भी बहाने से उनसे एक बार मिलके आ जाए। पर उसका मूड देख मल्हार को इसके आसार नहीं दिख रहे थे। पर फिर भी उसने सोच लिया था वो ध्वनि को बताएगा। वो कितनी भी नाराज क्यों न हो, पर उसके पेरेंट्स को हो नजरअंदाज नहीं करेगी। बाकी वो आज रात उसे मना ही लेगा। एप्रन पहनते समय भी ध्वनि ने मल्हार से एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप एप्रन पहना और ओटी की ओर बढ़ने लगी। तभी मल्हार ने उसे टोका, दिस इज बैड मैनर्स ध्वनि, तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए। मल्हार ने पीछे से आवाज दी तो ध्वनि के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। मैंने नहीं कहा था मदद करने को, तुम खुद आए थे, ध्वनि ने बेरुखी से कहा तो मल्हार खामोश जो देखने लगा। ठीक उसी वक्त अंदर से सिस्टर लक्ष्मी अम्मा बाहर निकली। सिस्टर, डॉक्टर वशिष्ठ की मदद करो एप्रन पहनने में। इतना कहकर वह फिर अंदर चली गईं। ध्वनि का व्यवहार देखकर मल्हार हैरान रह गया। उसने एक बार भी उसकी ओर नजर उठाकर नहीं देखा। इतनी नाराजगी किस बात की? यही सवाल मल्हार के मन में उठ रहा था, लेकिन उसने फिलहाल वही करना बेहतर समझा जिसके लिए वह यहाँ आया था। डॉक्टर, घूमिए। सिस्टर लक्ष्मी अम्मा ने उसके एप्रन की बेल्ट थाम रखी थी। हाँ, मल्हार का ध्यान ध्वनि से हटकर उनकी ओर गया। वह मुस्कुरा रही थीं। ध्यान किधर है? मल्हार झेंप गया। आप नॉट बांधिए। लक्ष्मी अम्मा की मुस्कान और गहरी हो गई। उम्र और अनुभव वाली वह मुस्कान जिसमें हर राज जानने का राज छुपा हो। ऑपरेशन के दौरान दोनों ने बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए सर्जरी पूरी की। ध्वनि वहां सिर्फ बच्चे के लिए मौजूद थी, जबकि असली सर्जरी मल्हार को ही करनी थी। सर्जरी सफल रही। सबसे पहले मल्हार बाहर आया क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। ध्वनि तब तक अंदर रही जब तक टाँके लगकर ड्रेसिंग नहीं हो गई। बच्चे को बाहर ले जाया गया, तब जाकर ध्वनि भी बाहर आई। पूरा स्टाफ पहले ही जा चुका था।
ध्वनि ने ग्लव्स उतारे, एक तरफ रखे और वॉशबेसिन की ओर चली गई। हाथ धोकर सुखाए और जाने को ही मुड़ी थी कि अचानक मल्हार आ गया। उसने ध्वनि का हाथ पकड़ा और झटके से पास बने स्टोर रूम में खींच लाया, जहां कभी कोई नहीं आता। ये क्या बदतमीजी है, मल्हार? ध्वनि गुस्से से उसकी ओर देख रही थी। ध्वनि के शब्द सुन मल्हार के माथे पर भी शिकन आ गई। मेरा हाथ पकड़ना बदतमीजी लगता है तुम्हें? जब ये हाथ किसी और को थामने लगे तो इन्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं। बिना अधिकार किसी को छूना बदतमीजी ही कहलाती है। ध्वनि के गुस्से भरे शब्द सुनकर मल्हार का चेहरा भी सख्त हो गया। क्या बकवास कर रही हो ध्वनि? हाँ, मेरी बातें अब बकवास लगेंगी क्योंकि अब तो तुम उस सोकोल्ड बेचारी वृष्टि का रोना सुनने लगे हो। ध्वनि, तमीज से बात करो। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी बातें बदतमीजी हैं? और तुम जो कर रहे हो उसे क्या कहोगे? मैं तो सिर्फ बोल रही हूं, तुम्हारी तरह किसी को गले लगाकर नहीं बैठी। न किसी के साथ रातें बिता रही हूं, न बाहों में उठाकर सबके सामने दौड़ लगा रही हूं। ध्वनि मल्हार के गुस्से से जबड़े भींच गए। उसने कसकर उसकी दोनों बाजू पकड़ी और पास खींच लिया। समझ भी रही हो कैसी घटिया बातें कर रही हो? किस तरह के इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मैं सच कह रही हूं। ध्वनि की आवाज भारी हो गई, गला रुंध गया और आंखों से आंसू बह निकले। तुम उस लड़की के साथ। आगे के शब्द गले में अटक गए, लेकिन आंसू लगातार बहते रहे। क्या? पूरा बोलो ध्वनि। मैं सुन रहा हूं। क्या किया मैंने उसके साथ? मल्हार की पकड़ अब भी मजबूत थी। गुस्सा अब और भड़क रहा था। रात को उस लड़की के साथ कमरे में क्या कर रहे थे? ध्वनि ने मल्हार का गिरेबान पकड़ लिया। मल्हार ने उसके हाथों पर एक नजर डाली और फिर गुस्से से उसकी ओर देखा। एक मरीज के साथ उसका अटेंडेंट क्या करता है, रात भर हॉस्पिटल में रुककर? यही पूछना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है, एक बीमार लड़की जिसने जहर खा लिया हो, पहले से ही जानलेवा बीमारी से जूझ रही हो, उसके साथ मैं क्या करूंगा? ध्वनि, तुम्हारी सोच इतनी गिर सकती है मेरे लिए। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन दर्द भी झलक रहा था। ध्वनि ने छुड़ाने की कोशिश की, पर मल्हार ने छोड़ा नहीं। छोड़ो मुझे। जाकर उस लड़की को पकड़ो जिसे तुम कल रात किस कर रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कभी गले से लगाए बैठे थे, कभी किस कर रहे थे, और मुझे कहते हो वो बीमार है। नहीं ध्वनि, बीमार तो तुम हो दिमागी तौर पर। ऐसी बातें सोचती कैसे हो? और अगर देखा था तो अंदर क्यों नहीं आई उस वक्त? बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम किसी और को छो। मेरी हिम्मत नहीं थी आगे कुछ देखने की। थोड़ी हिम्मत कर लेती तो साफ देख लेती कि मैं किस कर रहा था या कुछ और। कम से कम उस लड़की का ख्याल करती। क्या हालात रहे होंगे उसके, जो जहर खाने पर मजबूर हुई। और मैं उस हालत में जाकर वो सब करूंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें ध्वनि? मल्हार ने झटके से उसकी बाजुएं छोड़ दीं। तो फिर रात को उसके इतना करीब क्यों गए थे? ध्वनि रोते हुए उसके पास आई और उसकी आंखों में झांकने लगी। तुम शक कर रही हो मुझ पर? मल्हार की आवाज में दर्द सा उभरने लगा था, साथ ही गुस्सा भी बढ़ रहा था। हाँ, कर रही हूं। जवाब दो मुझे, वरना मैं खुद को मार लूंगी। मल्हार, कल से पागल हो रही हूं सोच सोच कर। मल्हार ने ध्वनि को ध्यान से देखा, जो उसका जवाब पाने को पागल हुई रखी थी। उसके बाल बांध रहा था। सच्चाई बताते हुए मल्हार का दिल भारी हो गया। मन नहीं था, पर उसे बताना सही लगा सो बता दिया। उसके हाथ में केनुला लगी थी, ड्रिप चल रही थी। वह खुद नहीं कर पा रही थी, तो मैंने बांध दिए।
ध्वनि उसे घूरती रही, आंखों में आंसू भरे हुए, जैसे उसके कहे पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हो। सच कह रहे हो? ध्वनि ने रोते हुए पूछा। झूठ क्यों बोलूंगा? कोई वजह है क्या बोलने की? मेरे बाल तो कभी नहीं बांधे तुमने। उसके क्यों? वो अजीब सी जलन से भरकर बोली। मल्हार ने उसकी हालत और तड़प देख गहरी सांस ली। क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। उसने ध्वनि को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मल्हार। तुम्हारे आसपास भी कोई हो तो। ध्वनि उसका सीना भींचे सिसक रही थी। मेरे आसपास कोई भी हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो ध्वनि। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये शक क्यों कर बैठती हो तुम? क्योंकि मैं प्यार करती हूं तुमसे मल्हार। वो तो मैं भी करता हूं, लेकिन मैंने कभी शक नहीं किया तुम पर। अब तुम उस लड़की के पास नहीं जाओगे मल्हार, ध्वनि ने वार्निंग देते हाई कहा। और ये सुन मल्हार की उस पर से पकड़ ढीली पड़ गई। मल्हार की पकड़ ध्वनि पर से ढीली हो गई। फालतू की जिद मत करो ध्वनि। ये नहीं हो सकता, मल्हार ने सख्ती से उसकी बात से साफ इनकार कर दिया। पहली बात तो ये कि वो बीमार है, और जब तक उसका ट्यूमर ठीक नहीं हो जाता, न मेरा ध्यान उस पर से हटेगा और न ही मैं उसे अकेला छोड़ूंगा। क्यों? ध्वनि के माथे पर बल पड़ गए। क्यों? क्या होता है? डॉक्टर हूं मैं। समझ नहीं आता तुम्हें? और अब वो हमारी जिम्मेदारी है। उसे मैं किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। मल्हार को गुस्सा आ गया। ध्वनि गलत बात कर रही थी। मल्हार को पसंद नहीं आई उसकी बात। ध्वनि, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम खुद भी डॉक्टर हो, और डॉक्टर होने के नाते तुम्हारा ये कहना कहीं से भी सही नहीं है। मल्हार की बात सुनते ही ध्वनि फिर से नाराज हो गई और मल्हार को अपने से दूर धकेलते हुए बोली, छोड़ो मुझे। अभी जाना है मुझे यहाँ से। पर मल्हार ने उसे अपने पास वापस खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी। मल्हार, ध्वनि गुस्से से उसे देखते हुए बोली। तुम्हें हो क्या गया है ध्वनि? खुद पर एक बार नहीं रहा या मुझ पर? ऐसी तो नहीं थी तुम। मैंने कभी तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए नहीं देखा। और मैंने भी तुम्हें कभी इतना किसी के साथ इन्वॉल्व होकर केयर करते हुए नहीं देखा मल्हार। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की को देखकर डर सा लगता है। तुम कभी किसी से बात तक नहीं करते थे, कभी किसी पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर वृष्टि पर क्यों? ये बात मुझे परेशान कर रही है मल्हार। मेरे प्यार पर यकीन नहीं है तुम्हें, वरना ऐसा नहीं होता ध्वनि। नहीं मल्हार, ऐसा नहीं है। बस पता नहीं क्यों तुम्हारा उसकी तरफ ध्यान देना मुझे खल रहा है। क्यों खल रहा है? बताओ, क्या मेरे प्यार में कहीं कमी दिखी तुम्हें? ध्वनि, हर रिश्ते की अपनी अलग अहमियत होती है। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं, वो मैं किसी और के लिए नहीं कर सकता। सबका जीवन में अलग अलग महत्व होता है, और उसे जरूरत है, इसलिए ये सब कर रहा हूं। और तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, मैं उसका ध्यान रखना नहीं छोड़ूंगा। बल्कि मुझे तो तुमसे भी यही उम्मीद थी ध्वनि, कि कम से कम तुम उससे मिलकर तो आती, उससे बात तो कर ही सकती थीं। ये सब तो दूर, उल्टी सीधी बातें सोचकर बैठी हो। मल्हार, तुम्हें पता है न, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। आज माँ आई हुई हैं हॉस्पिटल। ध्वनि, मैंने सोचा था कि तुम किसी भी तरह उनसे एक बार मिल लो। कल भाई माम पापा सभी यहाँ थे, पर तुम एक बार भी नहीं आई। कम से कम मेरी फैमिली से तो मिल ही सकती थी, मल्हार ने शिकायत की। कल मेरा बहुत मूड खराब था मल्हार। सॉरी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तभी ध्वनि के मोबाइल पर मैसेज आया और उसने मोबाइल में टाइम देखा। ओह गॉड,
कितनी देर हो गई है और हम यहीं बंद हैं। छोड़ो मुझे मल्हार, जाने दो। पापा को पता चल गया तो हंगामा हो जाएगा। ध्वनि ने अपनी कमर में से मल्हार के हाथ हटाने की कोशिश की, पर मल्हार ने उसे नहीं छोड़ा। अच्छा है न, मैं तो खुद चाहता हूं कि वो हमें इस तरह पकड़ लें और हंगामा मच जाए। मेरे घरवाले भी आज यहीं हैं। मच जाने दो हंगामा, मेरा काम आसान होगा। कम से कम तुम घर पर बताओगी तो सही हमारे बारे में। घर से निकलवाओगे क्या? ध्वनि ने मुंह बनाते हुए पूछा। हाँ, मैं चाहता हूं वो तुम्हें घर से निकाल दें। तभी तो तुम मेरे घर आओगी। और मेरी फैमिली तो तुम्हें अपनाने में एक पल भी नहीं लगाएगी। ध्वनि, तुम घर में बात करो, और अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं आ जाता हूं सर से मिलने। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मना कर देंगे शादी के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ध्वनि, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मेरे घरवाले तुम्हें अपना लेंगे। ध्वनि मल्हार की बातें सुन सोच में पड़ गई। वृष्टि पूरा वक्त नलिनी जी से बातें करती रही। नलिनी जी ने वार्ड बॉय को भेजकर एक छोटी सी तेल की बोतल और कंघी मंगवा ली। बातों के दौरान उन्होंने वृष्टि के सिर की मालिश कर दी और बालों को गूंथ दिया। डॉक्टर के बताए अनुसार सिस्टर पॉल उसे दवाई खिला गई थी और ड्रिप अभी तक चालू थी, जिसकी वजह से अब वृष्टि के हाथों में दर्द होने लगा था। नलिनी जी ने कुछ देर उसके हाथ को सहलाया ताकि आराम मिल सके, और हुआ भी यही। वृष्टि दोबारा सो चुकी थी। नलिनी जी से तकरीबन हर सिस्टर आकर मिल चुकी थी, और डॉक्टर सदाना को जब पता चला तो वो तुरंत वृष्टि से मिलने पहुंचे। नलिनी जी से मिलकर जब उन्हें पता चला कि वो डॉक्टर वशिष्ठ की मां हैं, तो उन्होंने काफी देर तक उनसे बातें की। नलिनी जी का वक्त कैसे कटा उनको पता ही नहीं चला। रागिनी नहीं मानी। फिर मुझसे रहा नहीं गया कि एक बार देखाऊं तो चला आया। अब कैसी तबीयत है इसकी? उन्होंने वृष्टि की तरफ इशारा करके पूछा। अब तो ठीक है, पर अंदर जहर गया है तो पूरी तरह एकदम से ठीक हो नहीं सकती। ऊपर से वो बीमारी तो है ही। नलिनी जी ने वृष्टि की तरफ देखा और गहरी सांस ली। पता नहीं क्या होगा इसका, वो बेहद चिंतित थीं। अब मल्हार ने भी शादी के लिए मना कर दिया। पता नहीं कहाँ जाएगी बच्ची। तुम्हारा दिमाग खराब है, ज्ञानेश जी एकदम से नलिनी जी से बोले, मगर बहुत हल्की और मध्यम आवाज में। अब मैं खुद भी नहीं चाहता कि मल्हार की शादी हो इससे। मुझे सहानुभूति है, मगर इतनी नहीं कि अपने बेटे की बलि चढ़ा दूं। बाकी रही बात इसकी, तो अब कुछ गलत नहीं होने देंगे इसके साथ। मेरी बात हुई है वकील साहब से। हमने सोचा है बहुत कुछ करेंगे वृष्टि के लिए। इसे घर आने दो, फिर बैठकर बातें करते हैं। ये जो चाहेगी वही करवा देंगे। ज्ञानेश जी की बातें सुन नलिनी जी हैरान हुई, पर बोली नहीं। एक तो इसलिए कि कहीं ये बहस वृष्टि न सुन ले, दूसरा मल्हार और वृष्टि खुद दोनों ही मना कर चुके हैं, तो बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो गहरी सांस लेकर चुप हो गईं।